कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप हेल्दी लाइफ जी रहे हो और यूपीएससी की पढ़ाई में झूम चुके हो। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको इस चैनल को यूज करना थोड़ा सिखा देता हूँ। देखिए, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये काफी टू द पॉइंट है। इसलिए अगर आप इतना ही देख लोगे तो इसी टॉपिक में कोई और चैनल या कोई और सोर्सेज देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, हर किसी का पढ़ाई करने का अंदाज अपना अपना हो जाता है। लेकिन अगर मेरी अगर आप माने तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस आप पहली बार में सिर्फ एक बार व्यू कर लीजिए। एक तो आप बेड पर सो के देख लीजिए, नहीं तो चेयर पे बैठ के देख लीजिए, लेकिन एकदम रिलैक्स स्टेट में एक बार इस छोटी सी वीडियो को सिर्फ देख लीजिए, सो दैट कि आपको ये मैटर समझ में आ जाएगा कि ये सब है क्या। दूसरी बार जब आप देखोगे तो आप इसको पॉज कर करके एक बार अपने छोटे से नोटबुक में, जो कोई भी नोटबुक आपने बनाई हो नोट्स के लिए, उसमें आप इसमें से नोट्स ले लीजिए। ये मैंने काफी ब्रीफ में पहले से ही नोट्स बना लिए थे। फिर भी आप खुद के लिए जो इसमें से भी काट काट के नोट्स बना सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। स्टार्ट करने से पहले ये मोटिवेशनल कोट देख लीजिए दोस्तों। रब देकर भी आजमाता है और लेकर भी। देखिए, इस रब के जगह पे आप यूपीएससी को डाल दीजिए और फिर समझ लीजिए कि आप जो कोई डिफिकल्टीज जो आपके जिंदगी में रोज आप सह रहे हो, ये सब आपकी यूपीएससी के बाद की लाइफ के लिए ही है। इसलिए यूपीएससी की जो डिफिकल्टी लेवल है उसको डिफिकल्ट ना समझ के एक लाइफस्टाइल समझ के आप अगर जियोगे तो आप ही के लिए जो फ्यूचर है, जो आपका जो फ्यूचर, चाहे आप यूपीएससी पास हो या ना हो, ये काफी ब्राइट हो जाएगा। यूपीएससी जीना सिखाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ओजोन लेयर समझने से पहले चलिए ओजोन गैस के बारे में समझ लेते हैं। ओजोन गैस ऑक्सीजन के तीन तीन एटम से जुड़ के बनता है। ये जो ओजोन गैस होता है ये दो टाइप के होते हैं। या तो ओजोन गैस पॉइजनस होता है, इसीलिए उसको बैड ओजोन कहते हैं। या तो ओजोन गैस एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है। ये जो ओजोन है जो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है, ये देखिए, ये स्ट्रेटोस्फियर रीजन में मिलता है। स्ट्रेटोस्फियर रीजन 20 से 50 किलोमीटर सरफेस के ऊपर मिल जाता है। ये जो यहाँ पे ओजोन गैस की एक लेयर होती है, एक आप कह सकते हैं एक ब्लैंकेट होता है, जिसके वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज है सन के, वो हमें वो ज्यादातर अंदर आ नहीं सकते, वो ओजोन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो बैड ओजोन होता है वो अर्बन स्मॉग का मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर होता है। इसीलिए बैड ओजोन जो सरफेस के पास होता है वो हमारे लिए पॉइजनस होता है, और जो सरफेस के 20 से 50 किलोमीटर ऊपर होता है, जो हमारे कांटेक्ट में नहीं आता, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो आपके लिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यूवी रेस के कौन से रेस को ओजोन एब्सॉर्ब करता है। अब इसका आंसर आपको आगे मिल ही जाएगा। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता ही दीजिए कि आपने ये वीडियो देखने से पहले आंसर बताया कि बाद में। चलिए एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक स्केल है। यहाँ पे हम अलग अलग वेवलेंथ, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको हम रखते हैं। तो जो अर्थ, जो सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो ज्यादातर इनमें से काफी बड़ी स्केल में मिलती है, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में ही चाहिए। ये विजिबल स्पेक्ट्रम 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक ही होती है। जो अननेसेसरी एनर्जी है, जो इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये इनमें से जो हार्मफुल वेव्स है, जो अल्ट्रावायलेट है, इसको ओजोन लेयर निकालता है। अभी यूवी रेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ टाइप्स जैसे यूवी रेस ए, यूवी रेस बी और यूवी रेस सी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बारे में आपको यूपीएससी में आने के बहुत सारे चांसेस है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यूवी रेस ए जो होते हैं वो दोनों के बराबर है, इनकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब जिनकी वेवलेंथ ज्यादा उनकी एनर्जी कम होती है। यूवी रेस बी जो होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो इन दोनों के बीच होती है, जैसे 315 से लेके 280 नैनोमीटर तक। और यूवी रेस सी जो होती है उसकी वेवलेंथ इन तीनों में सबसे छोटी होती है। अभी यूवी रेस ए जो है वो 95% ऑफ जो अर्थ के सरफेस पे आ जाती है, उसकी 95% होती है। यानी कि जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेस ए को बिल्कुल अंदर आने से रोक नहीं पाती, मतलब ऑलमोस्ट रोक ही नहीं पाती। उसके बाद में जो यूवी रेस बी है उसको ओजोन
पार्शियली अंदर आने देती है, मतलब थोड़े थोड़े जो परसेंटेज है उसमें से यूवी रेस अंदर बी जो है वो अंदर आ सकती है। लेकिन ओजोन लेयर यूवी रेस सी को बिल्कुल भी अंदर आने नहीं देती। तो आपको जो पिछले सवाल का क्वेश्चन का जो उत्तर था वो मिल ही गया होगा कि ओजोन लेयर कौन सी यूवी रेस को अंदर नहीं आने देती। ज- आपको याद ही होगा कि काफी सारे डॉक्टर हमें कहते हैं कि सनस्क्रीन पहन के बाहर निकला करिए। वो उसका रीजन जो है वो यूवी रेस ए होता है, क्योंकि यूवी रेस ए जो होता है वो बहुत स्किन के अंदर घुस के आपके डीएनए में जो चेंजेस है वो कर सकता है, और ये स्किन कैंसर का रिजल्ट बनता है। यूवी रेस बी जो होता है उसके वेवलेंथ थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए ये स्किन के ज्यादा अंदर घुस तो नहीं पाते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये भी स्किन को टैनिंग और बर्निंग कर सकता है, और जिसका रिजल्ट आपको स्किन के एजिंग में दिखता है। जो प्री मैच्योर एजिंग होती है वो यूवी रेस बी की वजह से आपको दिख सकती है। और यूवी रेस सी तो वैसे ही अंदर आ नहीं सकती, जब तक आपका ओजोन ऊपर है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसीलिए यूवी रेस सी का ज्यादातर हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट दिख नहीं पाया। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो ओजोन लेयर है वो एक तो अर्थ के हर सरफेस के हर कॉर्नर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मतलब वो जो लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो अर्थ के कोई भी अगर आप हिस्से में जाओ तो उसके ऊपर जो ओजोन की लेयर है वो इक्वल जो थिकनेस है उसमें मिलनी चाहिए। लेकिन 1979, 1980, 1981 ये जो ईयर्स है इनमें ये पाया गया कि जो अंटार्कटिका के ऊपर की जो लेयर है वो काफी तेजी से डिप्लीट होती जा रही है, काफी तेजी से कम होती जा रही है। तो इसका रीजन उन्होंने कहा कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है जो हम रेफ्रिजरेटर में और जो हम मतलब कूलिंग एजेंट्स जो यूज करते हैं वो है। तो ये जो डिक्लाइन देखा गया है वो 4% के अराउंड देखा गया है। और एक बात जो आपको यूपीएससी में पूछ सकते हैं कि क्या ये डिप्लीशन, क्या ये जो कम हो रही है, ये इसका जो एक एक्सेल इसका जो एक रेट है, क्या वो ऑल पूरे साल एक ही होता है? तो इसका आंसर नहीं है। ये देखा गया है कि स्प्रिंग टाइम में, मतलब जब सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर जब समर होता है, तो उस टाइम पे यहाँ के स्ट्रेटोस्फियर में ज्यादा ओजोन कम होता देखा गया है। तो यूपीएससी में काफी बार पूछा गया है कि हेलोजन के वजह से ये जो ओजोन है उसका डिप्लीशन का रीजन क्या है। तो अगर आप एक बार लॉजिक देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा, और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। और मेंस में भी आप अगर ये डायग्राम सिर्फ दिखा भी दोगे तो भी आपको मार्क्स थोड़े ज्यादा ही मिल जाएंगे। तो फिर देखते हैं ये सब कैसे होता है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये वजन में काफी कम होता है, और इसके वजह से ये सरफेस के ऊपर, मतलब कि हवा में ऊपर चले जाता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर की लेयर में जाता है। तो ये ओजोन के पास जाता है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन तक ये हाइट में बढ़ते जाता है। तब उस टाइम पे जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस, ये जो लाइन से ये अल्ट्रावायलेट रेस जब गिरते हैं, तब ये जो क्लोरीन कार्बन है, ये जो क्लोरीन का एटम है, इसके ऊपर काफी एनर्जी मिल जाती है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी ये खुद को अलग करने में, मतलब इंडिपेंडेंट होने में यूज कर लेता है। अब ये जो क्लोरीन है ये काफी एनर्जेटिक है, तो ये जब ओजोन से कोलाइड होगा तो ओजोन तो पहले से ही काफी अनस्टेबल होता है। तब ये जो क्लोरीन ओजोन से कोलाइड होगा तो ये एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेगा। अब देखिए, ये जो एक ऑक्सीजन को बाहर निकालने के बाद ये पहले तो स्टार्टिंग में तो स्टेबल रहता है, लेकिन ये जो स्ट्रेटोस्फियर का एरिया है यहाँ पे काफी सारे एटम, ऑक्सीजन के एटम जो है वो मतलब अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से इंडिपेंडेंटली घूमते रहते हैं। तब जब ये क्लोरीन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, जब ये ऑक्सीजन का एटम कोलाइड होगा, तब ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल बना लेंगे और एक ऑक्सीजन गैस बना लेंगे और क्लोरीन को अलग कर देंगे। अब ये क्लोरीन फिर से जाके अलग ओजोन लेयर, अलग ओजोन के एटम पे, मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और ये साइकिल चलती रहती है। अब हम अल्ट्रावायलेट रेस के डैमेजिंग इफेक्ट्स देख लेते हैं। अभी ह्यूमंस के ऊपर, मतलब इंसान के ऊपर जो डैमेजिंग इफेक्ट्स है उसमें से स्किन कैंसर एक है। ऑस्ट्रेलिया में काफी स्किन कैंसर के पेशेंट्स देखे गए हैं। इसका रीजन एक है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काफी ओजोन लेयर का डिप्लीशन देखा गया है। उसके बाद में प्री मैच्योर एजिंग ऑफ स्किन,
उसके बाद में जो मैंने पहले ही बताया था कि यूवी रेस बी की वजह से जो होता है। उसके बाद में इंक्रीजिंग एविडेंस ऑफ कैटेरैक्ट्स, और फिर वीकेंड इम्यून सिस्टम। ये जो रीजंस है, ये अल्ट्रावायलेट रे ए के वजह से, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे डीएनए में काफी चेंजेस लाती है, क्योंकि वो काफी अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। बाद में जो मराइन लाइफ के ऊपर जो डैमेजिंग इफेक्ट है, उसमें से एक है कि फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन फूड चेन में सबसे नीचे पाया जाता है। ये काफी फाइटोप्लैंक्टन काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का मराइन लाइफ के लिए। और उसके वजह से क्या है कि जब फूड चेन के सबसे नीचे वाला जो एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो पूरे पूरे के पूरे फूड चेन पे इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद में लैंड के प्लांट्स के ऊपर फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो फर्क पड़ेगा वो तो एक है। और उसकी वजह से आपको जब जब प्लांट ही खुद का खाना नहीं बना पाएंगे तो इंसान के लिए भी उसका बहुत बड़ा नुकसान देखा जाएगा। उसके बाद में एम्फीबियंस के ऊपर, जो एम्फीबियंस के एग्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, और उसके ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो काफी इफेक्ट करते हैं। उसके वजह से उनके जो अंडे होते हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, उनका जो है उनके अंदर के बच्चों को डेथ होंगी। उसके बाद में जेनेटिक म्यूटेशन होगा, और ये जेनेटिक म्यूटेशन नॉट अ बेनिफिशियल है, मतलब इसका फायदा नहीं होता, इसका नुकसान होता है मतलब। और उसके बाद में उसी के वजह से उनकी पॉपुलेशन में भी काफी गिरावट देखी जाती है। अब ये जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन देखा गया और जिसके वजह से अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आ रहे हैं, ये काफी हानिकारक है, और पूरे मतलब दुनिया के हर किसी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में जब 1987 में लोग साथ में आ गए, तब उन्होंने एक ठान लिया कि इसका कोई ना कोई तो इलाज करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन की। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पहले वियना कन्वेंशन था, जिसमें लोगों ने मतलब साइंटिस्ट ने मिलके इनको कहा कि देखिए ओजोन लेयर कम होती जा रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर 1987 में उन्होंने प्लान बनाया, और 1989 में उन्होंने वो प्लान को इम्प्लीमेंट किया। तो फिर ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये वियना कन्वेंशन है, ये यूनाइटेड नेशन, नहीं तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे ग्लोब के फर्स्ट एग्रीमेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अगर आप मॉन्ट्रियल को देख लीजिए, मॉन्ट्रियल एक कनाडा में सिटी है। ये आप अगर इंडिया से कंपेयर कर लीजिए तो ये इंडिया है और ये मॉन्ट्रियल। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको लोकेशन भी पता चल गई, क्योंकि मॉन्ट्रियल काफी फेमस सिटी है, इसलिए आपको ये भी पता चल चुका है कि अब मॉन्ट्रियल का लोकेशन क्या है। ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है मॉन्ट्रियल के बारे में। ये 16 सितंबर 1987 को साइन किया गया। ये मॉन्ट्रियल में लोकेशन है। उसके बाद में इसको 46 सिग्नेटरीज की जरूरत थी साइन कर, मतलब फोर्स में लाने के लिए। अब इसके जो रेटिफायर्स है, रेटिफायर्स मतलब जो पार्लियामेंट में जाके जो कहते हैं कि हाँ हमें ये इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये जो है ये लोग 197 है। इन 197 में यूनाइटेड नेशंस के सब मेंबर्स है, और यूरोपियन यूनियन के भी एक यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसकी रेटिफायर है। ये इसके लैंग्वेजेस है, जो लैंग्वेजेस इस प्रोटोकॉल में, नहीं तो फिर इस मीटिंग्स में यूज करते हैं। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये जो ओडीएस है, ओडीएस मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इन चारों को ये जितने भी कंट्रीज है ये सब 2030 तक यूसेज इनका किसी और से रिप्लेस कर पाएंगे। अब डेवलप कंट्रीज ने तो काफी हद तक इसको रिड्यूस कर चुके हैं, लेकिन जो कंट्रीज जैसे इंडिया और चाइना है, इनके पास अभी भी एबिलिटी नहीं है, तो ये काफी हद तक इसको यूज करते हैं। इसमें आप अगर ध्यान दीजिए तो फ्रीऑन की बारे में कोई बात की नहीं गई है, तो काफी कंट्रीज ये भी कहते हैं कि इसके अंदर अमेंडमेंट लाया जाए और फ्रीऑन को भी इसमें कंसीडर किया जाए। तो अब इंडिया के एफर्ट्स देख लेते हैं। अभी इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर ओजोन सेल बनाया है, जिससे वो ट्रैक कर सकते हैं कि उन्होंने कब कहाँ तक सक्सेस पाया है। उसके बाद में एम्पावरमेंट स्टीयरिंग कमेटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर बनाई है। इसमें ये एक एपेक्स बॉडी है, एम्पावर स्टीयरिंग कमेटी, और ये चेयर करते हैं एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उसके बाद में ये जो कमिटीज है, ये सब आपको पॉलिटी में मैं फिर से पढ़ा ही लूंगा। उसके बाद में टू स्टैंडिंग कमिटीज भी बनाई है इंडिया ने।
सो दैट कि ये इसको हेल्प कर सके, एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी को हेल्प कर सके। उसमें से एक है टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन कमेटी। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो सक्सेस है वो हर कोई, मतलब हर साइंटिस्ट, हर इकोनॉमिस्ट, जितने भी सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हर कोई इसके बारे में तारीफ करता है। क्योंकि एक तो ये एक पहली बात तो ये यूनिवर्सली रैटिफाइड है, मतलब कि जितने भी कंट्रीज जिन्होंने इसको साइन किया था, हर किसी ने इसको रैटिफाई किया है। कोफी आनंद जो घाना के डिप्लोमेट थे और यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, इन्होंने ये कहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो चुका है। इसीलिए अगर आपको ग्लोबलाइजेशन के सक्सेस स्टोरी में, अगर आपको कहीं किसी सक्सेस स्टोरी की जरूरत होगी, तो आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन का थोड़ा सा, मतलब एक एक सेक्शन डाल सकते हैं कि किस तरह से आज भी ग्लोबलाइजेशन के लिए हमारे पास उम्मीदें है। अब देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इस पूरे पीपीटी में से, नहीं तो इस पूरे सब्जेक्ट में से हमें पूछे जा सकते हैं यूपीएससी की तरफ से। पहले तो आप ओजोन लेयर के डिप्लीशन के रीजंस पढ़ लीजिए, जो मैंने पूरे पीपीटी में देख लीजिए बोले हैं। उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब ओजोन लेयर कम होने की वजह से हमारे स्किन के ऊपर क्या क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ स्किन के ऊपर नहीं, आप बाकी के भी चीजें, जैसे अगर कोई बैक्टीरिया होगा उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, फिर एम्फीबियंस के ऊपर, फिर लैंड के एनिमल्स के ऊपर, फिर मराइन लाइफ के ऊपर। अभी साइनोबैक्टीरिया का रिडक्शन मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ। फिर भी आप और कोई जो कॉन्सिक्वेंस है उसको एक बार बोनस राइटिंग के लिए, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, उसके लिए आप लिख लीजिए। उसके बाद में यूवी रेडिएशंस जो है वो समर में ज्यादा होते हैं या विंटर में ज्यादा होते हैं, ये मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ कि समर में ये ज्यादा होता है क्योंकि सन हमारे ज्यादा करीब होता है। उसके बाद में कौन से प्रोडक्ट है जिससे ओजोन लेयर के डिप्लीशन होता है, इसमें से कुछ मैंने दिया हुआ है, जैसे कार विथ एसी, उसके बाद में ओवन, उसके बाद में रेफ्रिजरेटर, फिर पेस्टिसाइड्स, फिर फायर एक्सटिंग्विशर। आप खुद के भी एग्जांपल्स डाल सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे और आपके जैसे ही काफी सारे एस्पायरेंट्स को इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप सबके एग्जांपल मिलके, आप अगर जितने भी बच्चे होंगे, आप अगर एक दूसरे की मदद करोगे तो आपको भी फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा हो जाएगा। उसके बाद में ओजोन कब डिस्कवर हुआ था ये भी आप देख लीजिए, 1970s में। उसके बाद अ, ये जो एरिया है जहाँ पे ओजोन डिप्लीट देखा गया है, ये कहाँ पे है? ये स्ट्रेटोस्फियर में है। उसके बाद में प्रीलिम्स में ये भी पूछा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संदर्भित है। उसके बाद में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ये ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं? ये कूलिंग और रेफ्रिजरेटर के लिए यूज करते हैं और फोम प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में सीएफसीज का नाम बता दीजिए, मतलब प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन देंगे और वो पूछेंगे कि इनमें से कौन से या तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बारे में मेंस में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड ओजोन, और एक शॉर्ट नोट लिख लीजिएगा ओजोन पॉल्यूशन के बारे में। ओजोन पॉल्यूशन मतलब वो ओजोन के गैसेस जो हमारे सरफेस के पास मिलते हैं और जो अर्बन स्मॉग के लिए कंट्रीब्यूटर है। उसके बाद में इनिशिएटिव्स के बारे में लिख लीजिएगा, जो मतलब जो इंटरनेशनल और जो नेशनल इनिशिएटिव्स है जो ओजोन को कम करने में, ओजोन पोल्यूशन को कम करने में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पीपीटी पसंद आई होगी, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो आप कमेंट सेक्शन में एक बार शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ। इससे क्या होगा कि आप उनके आंसर्स देखेंगे, वो आपके आंसर्स देखेंगे, आप उनके आंसर्स पे कमेंट कीजिए, वो आपके आंसर्स पे कमेंट करेंगे। इससे आप एक दूसरे की मदद करेंगे और आप दोनों भी यूपीएससी में अच्छे मार्क्स और ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।